ऐसे हालात में डॉक्टर्स के लिए काम करना नामुमकिन हो चुका था, क्योंकि मरीज आते हैं वो इलाज के लिए बलूचिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है कि सरकारी मुलाजमीन जो एहतजाज भी कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उन 16,000 मुलाजमीन के हवाले से ये फैसला आया है कि 1 से ग्रेड 7 तक के तमाम मुलाजमीन को अब बहाल कर दिया गया है। इस फैसले में क्या मंदरजात हैं, इस फैसले में मज़ीद क्या तफसीलात हैं और इससे ग्रेड 7 से ऊपर के जो मुलाजमीन हैं उनका क्या तरीक़ाकार और मैकेनिज़्म होगा उनकी बहाली का, और जो लोग निकाले गए थे मिसकंडक्ट पर या करप्शन पर या दीगर मामलात के हवाले से उनका क्या मुस्तकबिल है। यह तमाम तर सूरत हाल आज हम प्रोग्राम में इब्तिदा में बात करेंगे। फिर आगे चलकर प्रोग्राम में आज बात होगी कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है वो बलूचिस्तान में भी अब एहतजाज कर रही है, वहाँ सूरत हाल इस वक्त क्या है। एक तरफ तो जो तमाम के तमाम लोग हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं, दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स के मसाइल हैं। लेकिन पहले इब्तिदा में सुप्रीम कोर्ट से सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के हवाले से बात कर लेते हैं। तैयब बलोच हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं। बहुत शुक्रिया तैयब आपके वक्त का। आज एक बड़ा फैसला है, लग तो ये रहा था पिछली समातों पर कि ये तमाम मुलाजमीन जो है इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जो फैसला आ सकता है, लेकिन आज 1 से 7 तक के ग्रेड के मुलाजमीन के उनको बहाल रखने का हुक्म दिया गया है। क्या इस हुक्म में अदालत उस्मा ने कहा है? जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का इंतहाई बहुत बड़ा हुक्म है और इस हुक्म से 16,000 मुलाजमीन जो बरतरफ हुए थे, वो भी अगरचे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही बरतरफ हुए थे। 17 अगस्त को जस्टिस मुशीर आलम ने एक हुक्मनामा दिया था जिसकी वजह से इन मुलाजमीन की बरतरफी जो है वो बरतरफी हुई, और जो सीरा एक्ट 2010 था जिनके तहत सियासी इंतकाम के नतीजे के तौर पर इनको निकाला जाता रहा, तो सीरा एक्ट 2010 में इन मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त के फैसले में वो सीरा एक्ट ला दिया जिसकी वजह से ये बरतरफ हो गए। सारी दरखास्तें दायर की गई थी और हमें गुज़िश्ता समात पे, जैसा आपने कहा, बहुत मुश्किल नजर आ रहा था कि अदालत जो है वो अपने फैसले को उड़ाए और इनको बहाल करे, और इस वजह से अदालत ने हुकूमत से भी तजावीज़ मांगी थी, तमाम अदालत ने हुकूमत की तमाम तजावीज़ से इत्तेफाक नहीं किया, और आज सुप्रीम कोर्ट ने इन 16,000 मुलाजमीन को, यानी कि तमाम मुलाजमीन को बहाल किया है। और बहाल इस वजह से किया है कि सुप्रीम कोर्ट में अगरचे नजरसानी का केस है, नजरसानी का जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है, तमाम सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 184(3) की जुरिडिक्शन इस्तेमाल की, यानी आज खुद नोटिस का जो दायरा इख्तियार है, क्योंकि ये मफाद आमा का मामला था और 16,000 मुलाजमीन और उनसे जुड़ी जो फैमिली है, तकरीबन लाखों में वो लोग अफराद जाके बनते हैं, तो उनका ये मामला था। तो उस मामले को पेश नजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे अपना 17 अगस्त का जो फैसला है उसको बरकरार रखा, उसको उस पर जो है उसको राय नहीं दिया। तमाम सुप्रीम कोर्ट के सामने अब ये चैलेंज था कि इन मुलाजमीन को कैसे बहाल किया जाए, और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज के ऊपर, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, मफाद आमा की बुनियाद के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) की जो जुरिडिक्शन है, यानी अर्ज खुद नोटिस का दायरा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन मुलाजमीन को बहाल कर दिया है, और तमाम मुलाजमीन जो है वो 16,000 मुलाजमीन बहाल हुए हैं। तमाम अदालत का ये कहना था कि वो मुलाजमीन जो 1996 और 1999 में निकाले गए थे वो तो बहाल हुए हैं, और उनके अगर टेस्ट हुए थे जो टेस्ट होते हैं तो वो जिनके हुए थे वो बहाल हो गए, और जिनके नहीं हुए थे तो उनके महकमे जो है वो ज़ाब्ते और कानून के तहत जो है उनके टेस्ट लेंगे, और टेस्ट के बाद अगर वो उन पे यार उनके उस महकमे पे या उस कारपोरेशन पे या उस डिपार्टमेंट पे वो जो उसका पैरामीटर्स होते हैं उस पर पूरा उतरेंगे तो वो फिर उन मुलाजमीन को जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। तो ये छोटी सी शर्त है। तैयब, जो ग्रेड 8 से ऊपर के मुलाजमीन हैं, अब वो महकमा अब उनको देखेगा कि उनके टेस्ट लेंगे, महकमे की मर्जी है वो टेस्ट में किसको पास करते हैं, कौन पास होता है कौन फेल होता है। अब महकमे का क्राइटेरिया होगा जो ग्रेड 8 से ऊपर के मुलाजमीन हैं बरतरफ थे उनकी बहाली। ठीक है, तो अब जो है सुप्रीम बाकायदा तौर पर जो अहकाम दे दिए हैं ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन के हवाले से, खुद से 184 जो पब्लिक लार्ज को देखता है और अज खुद नोटिस का मामला, उसके जरिए उनकी बहाली होगी। तो तैयब, आप बता रहे थे ग्रेड 8 से हुकूमत पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत कह रही थी।
जी, हुकूमत पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत कह रही थी, काम सुप्रीम कोर्ट ने उससे इतफाक नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, ये मुतलका महकमे में जाए और उनकी महकमे की जो कमेटी होती है जो उनका बोर्ड होता है, वो इन मामलात को देखेगा और वो देखेगा कि अगर उनके ऑलरेडी अपॉइंटमेंट के वक्त टेस्ट हुए थे तो फिर तो उनसे नहीं लिए जाएंगे, चाहे वो ग्रेड 8 से लेकर ग्रेड 16 तक के भी मुलाजिम क्यों ना हो। अगर उनके टेस्ट नहीं हुए थे, स्किल्स टेस्ट नहीं हुए थे, तो फिर वो महकमा जो है या वो इदारा जो है वो उनके टेस्ट लेगा। ये एक किस्म की फॉर्मेलिटी होती है ताकि वो जो ड्यू प्रोसेस होता है लॉ का, अगर वो पूरा हो जाए। लेकिन ओवरऑल जो है वो तो ये बड़ा एक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है इन सरकारी मुलाजमीन के हवाले से। कुछ मामला जो अगस्त में नज़र आ रहे थे वो 6 माह के बाद बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं और ये मुलाजमीन अब बहाल हो गए। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। बढ़ेंगे आगे और एक बड़ा अहम मामला है और वो है यंग डॉक्टर्स का। OPDs ऑपरेशन थिएटर सर्विसेज बायकॉट 21वें रोज़ में दाखिल हो गया है। कोयटा में रेड जोन में एहतजाज करने पर यंग डॉक्टर्स और साथियों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन का जो हड़ताल है, एहतजाज है, हम पूरे मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे ये देखते आ रहे होते हैं। मुज़ाकरात होते हैं, फिर वो वापस जाते हैं अपनी ड्यूटीज़ पे, फिर वो आ जाते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर यासिर हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है यंग डॉक्टर एसोसिएशन बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और हमें शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने भी ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ हैं कोयटा से। बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फ़िकार साहब आपके वक्त का भी। डॉक्टर यासिर, आपसे आगाज़ कर लेते हैं, ये क्या मामला है, क्या मुतालिबात अब आपके हैं कि पहले भी आप बार बार एहतजाज के लिए आते हैं, फिर बातचीत होती है, मुज़ाकरात, आप वापस जाते हैं, फिर आ जाते हैं। अब क्या मुज़ाकरात, अब मामलात हैं, क्या मुतालिबात हैं जिनके लिए आप अब एहतजाज कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा। कई वाईडीए बलूचिस्तान और यंग डॉक्टर्स पूरे पाकिस्तान में ही वो गाए बगैर एहतजाज करते हैं सरकारी अस्पतालों में। बताता चलूँ कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में ये काम करते हैं सिर्फ सरकारी अस्पतालों में, इनका प्राइवेट अस्पतालों से कोई काम नहीं होता। यहाँ पे हमारा जो एहतजाज है, हमारे जो डिमांड्स हैं, ये पिछले 2.5 महीने से हम एहतजाज पे हैं, जो जिसमें वसत लाके 20 दिन से ज़्यादा हो गए। हमारे डिमांड्स क्या हैं? वो इन अस्पतालों की सहूलियात हैं, जिसमें पिछले 1 साल का बजट वो लैप्स हो चुका है। हॉस्पिटल में कोई एक मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। बलूचिस्तान के 2 टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं। यहाँ पे MRI मशीन, जो सबसे बड़े हॉस्पिटल है बलूचिस्तान के, यहाँ पे MRI मशीन 21वीं सदी में अवेलेबल नहीं है। एंजियोग्राफी की मशीन, जो एंजियोप्लास्टी होती है, हार्ट अटैक का जो मरीज आता है, वो मशीनें पिछले 6 महीने से ख़राब हैं। यहाँ पे आपको सबसे बलूचिस्तान के जो बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पे मरीज आके उसको डिस्पिन टेबलेट दी जाती है। ऐसा इलाज, ऐसे हालात में डॉक्टर्स के लिए काम करना नामुमकिन हो चुका था, क्योंकि मरीज आते हैं वो इलाज के लिए बलूचिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल आते हैं। यहाँ पे आते हैं, हम उनको टेस्ट लिख के देते हैं, वो टेस्ट हॉस्पिटल में होते नहीं। दवाएं लिख के देते हैं, वो कहते हैं हम अफोर्ड कर नहीं सकते। गरीब मरीज सरकारी अस्पतालों में आते हैं, तो वो आए रोज वो डॉक्टरों से झगड़ते हैं। फिर 6 महीने हो गए, पिछले साल का बजट लैप्स हुआ, इस साल के 6 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक भी कोई जो 5 रुपए की सिरिंज है वो तक अस्पताल में अवेलेबल नहीं है। ऐसे हालात में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीटिंग्स की, गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल से, इवन जाम कमाल साहब की हुकूमत थी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तमाम डिमांड्स माने भी गए कि बिल्कुल ये जेन्युइन डिमांड्स है, ये हुकूमत की गफलत है, ये डिमांड्स तो डॉक्टर्स की नहीं, ये तो हुकूमत के होने चाहिए। लेकिन अमली इकदाम अभी तक नहीं हुए। इसके लिए जब हम निकले, एहतजाज किया रोड पे, रेड जोन में हमारे 20 से ज़्यादा डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए। यहाँ पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, माइनस का टेम्परेचर है, -7 -9 टेम्परेचर रात को जाता है। 20 से ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे 19 दिन हो गए जेलों में पड़े हैं, कातिलों के साथ पड़े हैं। उनकी डिमांड्स क्या हैं कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात दी जाए। एक और बड़ा मसला प्राइवेटाइजेशन, जो पूरे बलूचिस्तान में 2 बड़े अस्पताल हैं, यहाँ इनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। यहाँ पे प्राइवेट अस्पताल ऑलरेडी बहुत हैं बलूचिस्तान में, अगर 2 अस्पताल हैं, इनको प्राइवेटाइज करेंगे तो गरीब मरीज कहाँ जाएगा? तो यंग डॉक्टर एसोसिएशन बलूचिस्तान का जो एहतजाज है वो इन अस्पतालों की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ और सरकारी अस्पतालों में सहूलियात के लिए है। ठीक है, 2 मामला जो बड़े अहम है, एक तो प्राइवेटाइजेशन का आप डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, और दूसरा ये शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजादा साहब, 2 मामला आते हैं। एक तो हुकूमत के पास क्या बजट नहीं है कि सेहत के मामला चलें, बाकी दूर दराज शहरों की तो हम बात नहीं करते, कोयटा क्योंकि सूबादारुल हुकूमत है, बड़ा शहर है और हॉस्पिटल भी वहाँ पर बड़े मौजूद हैं, तो एक तो वहाँ सहूलियात नहीं दी जा रही, बजट नहीं दिया जा रहा, और दूसरा प्राइवेटाइजेशन के अमल
हुकूमत जो कर रही है, बाकी सूबों में भी ये कुछ हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? तो मैं समझता हूँ किसी मैनेजमेंट के बंदे को भी हम ले लेते तो बहुत अच्छा होता जी। अब डॉक्टर साहब माजरत के साथ डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ये गरीबों के हमदर्द हैं, कोई हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं है। भाई अगर ये मामला है तो आप सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर करेंगे, आपकी तमाम फोर्सफुल डिमांड होगी। असल मसला इनका है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की वजह से ये सारा कुछ वो कर रहे हैं और वो उनको सरकारी, देखें हॉस्पिटल का मसला ये बलूचिस्तान का मसला ये है, डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं आता, टीचर अपने जो है वो स्कूल में नहीं आता। और ये बात बिल्कुल बात की क्योंकि इनके सीनियर है, ये बात नहीं करे, इन्होंने खुल के नहीं की कि यंग डॉक्टर्स की कोई क्लिनिक और हॉस्पिटल नहीं। हॉस्पिटल जो है वो सारे सीनियर्स के हैं, वो भी 2 घंटे के लिए आते हैं और सरकार का जो है वो सफर करता है आम आदमी। 2 घंटे के लिए आए और उसके बाद चले गए और उसके बाद अपने प्राइवेट और जो ये बात कर रहे हैं, जरूर ऐसे होगा कि मशीनें खराब हैं और उन्होंने जो है ना मशीनों को जो टेस्ट हैं वो रेफर कर देते हैं अपने हॉस्पिटल। गरीबों का तो अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर साहब को अगर ये सिरिंज की इतनी इनको परवाह है, इनको दवाइयों की परवाह है, वो सोसाइटी के साथ मिलकर एक बहुत प्रेशर गवर्नमेंट पर डेवलप कर सकते हैं कि जनाब ये हॉस्पिटल्स का ये हाल है और ये मसला है। गवर्नमेंट ने इसी चीजों को देखकर एक फार्मूला लाया कि हम उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम जाएं, आम आदमी को सहूलत देने के लिए। जब प्राइवेट चीजें होंगी उस वक्त फिर आप हड़ताल नहीं कर सकेंगे। और डॉक्टर साहब ने एक चीज मेरे ख्याल में ये भी नहीं बताया कि बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने इसका नोटिस लिया। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने मना किया इनको कि आप हड़ताल नहीं करेंगे, एसेंशियल सर्विस के तहत आप हड़ताल नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी आज 21-22 रोज है। हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट के साथ आपका मसला जरूर है, आप गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज भी करें, लेकिन आम आदमी को अगर आप सहूलतें नहीं देंगे, आम आदमी कहाँ जाएगा? आपने तो बाज लोग तो ये कहते हैं कि ये डॉक्टर्स भी मिले हुए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाए। तो ये मैं नहीं कहता हूँ ये सही। एक सवाल मेरा कि अगर प्राइवेटाइजेशन इन बड़े हॉस्पिटल्स की कर दी जाती है तो फिर एक आम आदमी के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी कि आज वो फ्री की पर्ची में जाकर अपनी दवा ले लेता है? अगर प्राइवेटाइजेशन होगी तो एक तसव्वुर ये है कि वहाँ तो वो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह वहाँ वो ज़्यादा फीस देगा, टेस्ट की फीस देगा, पर्ची की फीस देगा, तो फिर चीज़ें उसके नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कतई नहीं है कि गवर्नमेंट का ये इरादा है कि वो उस एट पार उसको लेके आए कि अगर जो है आप किसी लाख रुपए में आपका ऑपरेशन हो रहा है तो यहाँ भी लाख रुपए में होगा। उन्होंने आम आदमी को देखकर ये चीजें डिवाइस की हुई है, ये प्लान। इसीलिए मैंने कहा ना कि बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते थे अगर यहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी होते, यहाँ जो है अगर मिनिस्टर हेल्थ होते। और बल्कि मैं तो आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे किसी प्रोग्राम में भी इसी सिर्फ मौजू पर यासिर भी आ जाएं, जिसमें जो है हेल्थ मिनिस्टर आ जाएं या हेल्थ मिनिस्टर आ जाएं या हेल्थ सेक्रेटरी आ जाएं, कोई भी वो हो सकता है। बिल्कुल, ये दोनों जानिब ये है कि ये तो असल मामला ये है कि इस वक्त हड़ताल का जो एक चीज मैं बताता चलूं। अब उन्होंने असल में इन्होंने कुछ बातें की, बिल्कुल इसमें हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ सेक्रेटरी भी हमारे सामने हो तो हम ये चीजें वाजे कर रहे थे। हमें अगर गम है डॉक्टर साहब मेरी बात सुन ले। मेरा मकसद है कि कतई ऐसे नहीं है कि आप जो है हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल्स को जो 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसको आप प्राइवेटाइज उन्होंने जरूर करना है। आम आदमी को उन्होंने सहूलतें देनी है, उसको सब्सिडाइज रेट पे वो करेंगे अगर बेहतर सहूलतें मिलती हैं। आज ये डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं इनकी बात, कोई उधर सिरिंज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल, एक प्राइवेट कंपनी उसको चलाएगी और लोगों को सहूलतें देगी तो मेरे साहब मुझे बताएं कि अगर मुझे जो है ना 200 रुपए में और 100 रुपए में मेरे टेस्ट हो रहे हैं और मुझे मेरे एक्सरे हो रहे हैं और मुझे 24 घंटे डॉक्टर भी वहां मिलेगा और वहाँ पैरामेडिक्स भी मिलेगा। अभी तो डॉक्टर्स भी नहीं है, पैरामेडिक्स भी नहीं है, मुझे बताएं फिर उसके लिए क्या करें? चले मैं ये बात कर रहे थे। जी डॉक्टर साहब, आप जी यहाँ पे दोनों सवाल को उनका जवाब दे देता हूँ। यहाँ पहले उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व कर लेते हैं। हमने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, रैलीज निकाली, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास यंग डॉक्टर एसोसिएशन गए कि ये इश्यूज पॉलिटिकल पार्टीज को उठाना चाहिए कि हुकूमत प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। प्राइवेटाइजेशन में हमारा डॉक्टर्स का कोई नुकसान नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ, अब मैं अगर मिसाल दूंगा, सिविल अस्पताल जहाँ मैं अभी भी बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे पीट सर्जरी का वार्ड, जो बच्चों के पैदाइश से लेकर 14 साल के बच्चे हैं,
उनके ऑपरेशन का वार्ड जो है वो सिविल अस्पताल में जो 20 साल से था वो खत्म कर दिया गया, चिल्ड्रन हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पे 5 रुपए की पर्ची पे पेशेंट एडमिट होता था, एक रात के चार्जेस 10 रुपए होते थे और ऑपरेशन के चार्जेस 300 रुपए थे। यहाँ जो अभी जहाँ से 6 महीने से उन्होंने प्राइवेटाइज करके उसके लिए एक्ट जो बनाया है उसमें ऑपरेशन के चार्जेस 300 से 20,000 रुपए हो गए। मैं आपको बताता चलूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ये चार्जेस नहीं है, ये सिर्फ आम गरीब के नहीं, मैं आम डॉक्टर्स जो यंग डॉक्टर्स हम अपने फैमिलीज के ट्रीटमेंट भी इन्हीं हॉस्पिटल में कराते हैं। ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो आम गरीब कहाँ अफोर्ड करेगा? यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल है, अगर आपने प्राइवेटाइज करना, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का मतलब आम डॉक्टर्स का फायदा होगा, पर्सनल मेरा अपना फायदा होगा, मुझे यहाँ पे तनख्वाह भी मिलेगी और जो ऑपरेशन करूंगा उसमें जो फीस होगी 20,000 में, उसमें 70% फीस डॉक्टर को मिलेगी, 30% हॉस्पिटल को मिलेगा, हमें तो इसमें भी फायदा हो। यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल कहा कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो सीनियर हो गए, मैं खुद अगर मैं जाती फायदा सोचूं तो हम तो फायदे में होंगे, लेकिन मैं अपने मरीज का जब इलाज कराऊंगा तो वो मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ पे हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और ये नहीं सहूलियात नहीं मिलेंगी। आज क्वेटा में जो रेट्स इन्होंने रखे हैं वो क्वेटा के प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ज्यादा डबल रेट्स रखे गए हैं, तो फिर इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहने की क्या जरूरत है? इसको कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से। डॉक्टर साहब जो आप बात करें वो बिल्कुल अहम है, लेकिन अब ये भी एक रिक्वेस्ट भी है कि आप 21 रोज हो गए हैं ऑपरेशन थिएटर ओपीडीज वगैरह, यहाँ यंग डॉक्टर्स की सर्विसेज जो है वो बाइकआउट है, तो कोई तरीकाकार मैकेनिज्म हो सकता है कि हड़ताल का कोई कि एक तो यहाँ भी चलो काम हो जाए, इसके बाद हड़ताल का तरीकाकार हो जाए, इस तरह तो प्रेशर भी आपका जो बिल्ड वो 21 रोज हो गए, मान भी नहीं रही हुकूमत है, तो सफर फिर वही गरीब कर रहा है जिसके लिए आप लड़ रहे हैं या अपने दोस्तों को छुड़वाने के लिए, तो दोनों तरफ बैलेंस कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए ना आप लोग। तो मैं ये बताता चलूं कि हमारे अभी भी तमाम इमरजेंसी की सर्विसेज हम अभी भी दे रहे हैं। डॉक्टर्स अगर जेल में हैं तो किस चीज के लिए उन्होंने कौन सा जुर्म किया था, यही जुर्म है, वो तो आज भी छुड़ाने के लिए तैयार है, हम जमानत लेने के लिए तैयार नहीं। हम कहते हैं आज आप सहूलियात दे दो, जो ये नहीं कि बजट एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है, अभी भी 13 अरब से ज्यादा का बजट हेल्थ में पड़ा हुआ है, हम ये नहीं कहते कि ये पैसे हमें दिए जाए, हम कहते हैं जो एंजियोग्राफी की मशीन 6 महीने से खराब है, आपको बताता चलूं कि पिछले 6 महीने से पूरे बलूचिस्तान में कितने पेशेंट आए होंगे जिनको हार्ट अटैक हुआ होगा, एक पेशेंट का भी ट्रीटमेंट इन टर्शरी केयर हॉस्पिटल में नहीं हुआ, और डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वो पूरे पाकिस्तान से स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद है, तो ऐसे डॉक्टर्स का क्या फायदा जो डिस्पिन टेबलेट लिख के देगा। हम ये चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल फंक्शनल हो, ये न सिर्फ गरीब आवाम, हमारे पेशेंट भी यही ट्रीटमेंट लेते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए अगर आज ये फैसला करे, तमाम डायलॉग्स भी हमारे हो चुके हैं, इवन समरीज भी तैयार हो चुकी है, इस पे साइन लेने में ये कोशिश ये करेंगे हम डॉक्टर साहब कि अब अगले प्रोग्राम में आप हों, सेक्रेटरी हेल्थ या वजीर सेहत जो हैं बलूचिस्तान के वो मौजूद हों, फिर मैं इसमें एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं, मैं दावे से कहता हूँ ये कल आ जाएं प्रेस क्लब, हम इनके साथ जाएंगे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये जो 20,000 का कह रहे हैं कि 20,000 जो है इधर ज्यादा रखे हैं, उधर 10,000 में होते हैं, 20,000 तो पहले आप जमा कराते हैं, उनका जो रूम चार्जेस हैं वो भी 1,000 और 2,000 से शुरू होते हैं। डॉक्टर साहब कहाँ बैठे हुए हैं? ये कोयटा है भाई, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई इतना कोई खुदातर आदमी नहीं है कि उसको देगा और 20,000 में ऑपरेशन करेगा। डॉक्टर साहब हम बेहतर यह है कि मैं इस फोरम पर एक बात करता हूँ कि बेहतर यह है कि हम और आप मीडिया बैठ के हम इस पे एक मुज़ाकरा करा लेते हैं, उसको तमाम मीडिया कवर भी करेगी और उस पर बैठ के हम हेल्थ डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट के लोग भी बुला लेते हैं और आपके लोग भी आ जाएंगे। हमारा तो ये था कि हम जब कवरेज कर रहे थे, आपके लोगों ने हमें मारा पीटा, हॉस्पिटल से बंद कर दिया, हॉस्पिटल में कवरेज नहीं होने दी। हम कवरेज ये कर रहे हैं कि जी लोगों को तकलीफ हो रही है, आपके लोगों ने मारा पीटा। वो अलग बात है कि हम और आप फिर बैठे और अब हल निकाल लिया, राजीबाजी हो गए। लेकिन मसला ये है कि आप पढ़े लिखे लोग, हम पढ़े लिखे लोग, अगर हम इस तरह करेंगे तो लोग इससे सोसाइटी पे क्या असरात पड़ेंगे? बिल्कुल, ये बड़ा एक अहम मुझे बताएं किस तरह। ये बड़ा एक अहम पॉइंट है कि पूरे के पूरे दोनों जाने बैठा जाए और चीज़ें में हो, और ये ऑफर भी किया जा रहा है, बूल टीवी पूरा ये ऑफर कर रहा है कि यहाँ पर पूरा एक मुज़ाकरा हो सकता है, हम पूरा लाइव दिखाने के लिए शहजादा जुल्फ़िकार साहब वहाँ
क्योंकि पूरे बिल्कुल, पाकिस्तान आप तैयार में हैं। PFUG को हेड करते हैं, तो जर्नलिज्म में हम समझते हैं कि वो लीडर हैं इस वक्त हमारे। वहाँ से कोयटा से पूरा हम लाइव कर सकते हैं सारी चीज़ों को। अगर ये वज़ीर सेहत हमारे साथ हों, यंग डॉक्टर एसोसिएशन हो, सीनियर डॉक्टर्स भी उसका हिस्सा हो सकते हैं, तो ये मामला हल होना चाहिए। आवाम इस वक्त जो है वो खासी परेशान नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फ़िकार साहब आपके वक्त का भी। डॉक्टर यासिर साहब वक्त दिया, यंग डॉक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन है बलूचिस्तान से, बहुत शुक्रिया आपका भी। अब बड़ा एक अहम मामला पाकिस्तान में, एक तरफ तो क्रिकेट जो है वो जुनून नज़र आ रहा है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये जो कोरोना है उसकी वजह से अब वेस्ट इंडीज़ की टीम वापस चली गई है, क्योंकि उनके प्लेयर्स में कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो जो वनडे सीरीज़ है वो अब मुलतवी कर दी गई है, यानी कि पोस्टपोन हो गई है अगले साल जून तक के लिए। अब वो स्केड्यूल होगा, कैसे होगा, तो वो अब अगले आने वाले दिनों में देखते हैं। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से पाकिस्तान की टीम की बात की जाए तो शानदार परफॉर्मेंस रही। इजाज़ वसीम बाकरी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। इजाज़, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बड़ा शानदार किस्म का पाकिस्तान का तो क्लीन स्वीप रहा, उससे पहले बांग्लादेश में, फिर लेकिन अनफॉर्चुनेट हुआ वनडे सीरीज अगर होती तो और ज़्यादा क्रिकेट का जो एक अलग पैटर्न है वो भी देखने में आता। जो खासा एक दूर रहा है कि T20 को वर्ल्ड कप, फिर एक T20 सीरीज, फिर दूसरी। देखिए मुदस्सिर, ये पाकिस्तान टीम की T20 के अंदर अगर साल पूरे की परफॉर्मेंस देखी जाए तो पाकिस्तान ने 20 T20 मैचेस जीते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट के लिए पाकिस्तान टीम के लिए ये साल अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इस साल पाकिस्तान की 4 सीरीज वनडे की जो थी वो पोस्टपोन हुई है। पाकिस्तान की एक सीरीज अफगानिस्तान के खिलाफ पोस्टपोन हुई, हॉलैंड के साथ पोस्टपोन हुई, और न्यूजीलैंड की टीम थी वो रावलपिंडी से वापस चली गई वनडे सीरीज छोड़ के, और अब वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज छोड़ के जा रहा है। और ये वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड चल रहा है, क्योंकि भारत के अंदर 2023 का 50 ओवर वर्ल्ड कप होने जा रहा है। एज ए होस्ट टीम इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है, और बाकी जो 7 टॉप टीमें हैं ICC रैंकिंग की, उन्होंने ये क्वालिफाइंग मैच खेल के आगे पहुंचना है। तो पाकिस्तान का ये साल बहुत अच्छा रहा। बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान ने बेशुमार कामयाबियां हासिल की। 4 सेंचुरी पार्टनरशिप है बाबर और रिजवान की 20 ओवर की क्रिकेट में T20 में, ये बहुत रेयर रिकॉर्ड है। रिजवान कैलेंडर ऑफ द ईयर में सबसे ज्यादा स्कोर रिजवान के हवाले से खास बात करेंगे, क्योंकि वो कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भी प्लेयर हुए हैं। कल जब उन्होंने बड़ा शानदार खेल किया, अनफॉर्चुनेट हमें लग रहा था कि सेंचुरी शायद रिजवान कर लेंगे, बड़ा क्लीन खेल रहे थे। रिजवान के हवाले से फिर रिजवान का भी अब मुआहदा भी हो गया है बरतानवी काउंटी क्लब के साथ, और वहाँ के जो विमेन प्लेयर्स हैं वो बड़ी कीन है कि रिजवान आएँ और उनसे सीखें, और वो इंतज़ार मजीद नहीं कर सकते। इस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इजाज़ वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद है, मजीद बात होगी, आप भी हमारे साथ रहिएगा ना। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की T20 में शानदार कारकर्दगी के हवाले से। 20 मैचेस T20 में पाकिस्तान ने इस साल जो हैं वो जीते हैं, बड़ी शानदार कारकर्दगी रही है। और मोहम्मद रिजवान बड़ा उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या फिर पाकिस्तान की दोनों ये T20 वर्ल्ड कप के बाद होने वाली सीरीज़ के हवाले से। एजाज़, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक तो जो कैलेंडर था उसमें 2000 रन बनाए हैं, और टॉप स्कोरर के तौर पर अब नज़र आ रहे हैं। और रिजवान का जो खेलने का स्टाइल और जिस तरह से वो कीपिंग और साथ में पहले या बाद में बैटिंग करते हुए नज़र नहीं आ रहा होता कि किसी भी तरह से वो थक रहे हैं, तो ये फिटनेस और परफॉर्मेंस रिजवान को बहुत आगे तेज़ी के साथ रैंकिंग में ले जा रही है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखें, रिजवान के अंदर एक हंगर भी था, एक अरसे से उनके साथ ज्यादती हो रही थी। पहले पाकिस्तान टीम के अंदर उनकी स्पेस नहीं बन रही थी, हालांकि वो परफॉर्म भी कर रहे थे। आपको याद है 2019 के वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया में शुएब मलिक की कप्तानी में पाकिस्तान ने 5 वनडे मैचेस खेले थे। सरफराज अहमद को रेस्ट दिया गया था जब वो फिलिक्वायो का वाकया हुआ था, साउथ अफ्रीका के बाद उनको वापस भेजा गया था। उसमें रिजवान ने 2 सेंचुरियां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्कोर की थी, और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप खेलने जा रहा था इंग्लैंड, उससे पहले वो UAE में आया था। तो फिर रिजवान को पाकिस्तान ने अपनी टीम में सिलेक्ट नहीं किया था। तो रिजवान, और फिर कराची किंग्स के अंदर रिजवान कितने 3-4 साल बेंच के ऊपर बैठे रहे, यहाँ तक कि वसीम अकरम जैसे लेजेंडरी कोच भी कराची किंग्स के पास गए, तो उन्होंने भी रिजवान की एबिलिटी को नहीं समझा और नहीं परखा और चांस नहीं दिया। फिर रिजवान को मजबूरन कराची किंग्स छोड़नी पड़ी, और उसको मुल्तान सुल्तान ने बतौर कप्तान अपनी टीम के अंदर शामिल किया, और रिजवान
ने मुल्तान को टाइटल जितवा दिया पाकिस्तान सुपर लीग का। बिल्कुल। और फिर जब से वो बाबर आजम और पाकिस्तान टीम के साथ वो अटैच हुए हैं तो वो लगातार स्कोर करते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड गई, टीम फ्लॉप हो गई, रिजवान का स्कोर अच्छा रहा। न्यूजीलैंड में रिजवान ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, तो वो थ्रू आउट जबरदस्त परफॉर्म देते हैं। और जिस तरीके से हमने एक हाई वोल्टेज मैच अगेंस्ट इंडिया, रिजवान और बाबर ने नॉट आउट 152 रन 10 विकेटों से पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई थी, उससे ये साबित होता है कि रिजवान के अंदर वो हिम्मत भी है और हौसला भी है। और मुदस्सिर, मैं T20 वर्ल्ड कप में यूएई में मौजूद था। ऑस्ट्रेलिया वाले सेमीफाइनल से पहले रिजवान 2 दिन आईसीयू में रहे और बड़ी मुश्किल से उनको जो है वो मैच खेलने के लिए डॉक्टर्स ने परमिशन दी। वो चाहता था कि वो पाकिस्तान के लिए खेले। तो ऐसे जब प्लेयर्स आते हैं और उनको जब चांस मिलता है तो वो फिर अपनी परफॉर्मेंस भी शो करते हैं और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत खुशहाली बात है। एक ऐसा विकेटकीपर बैट्समैन। अच्छा इजाज़, एक और बड़ी अच्छी चीज़ जो है कि एक तो उनका एक बड़े क्लब के साथ मुआहदा हो गया एसएसएफ के साथ, और फिर वहाँ एक बड़ी अहम चीज़ है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स भी, विमेन प्लेयर, वो रिजवान की बैटिंग और रिजवान के साथ खेलने के लिए और सीखने के लिए वो बड़े कीन लग रहे हैं। तो ये एक पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए भी बड़ी शानदार चीज़ है, क्योंकि बहुत कम प्लेयर्स को इस तरह से, क्योंकि ख़ासतौर पे इंग्लैंड के हवाले से हमेशा वो रहा है कि वो गोरे प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान को, जब तक पाकिस्तान उनको हरा ना ले तब तक वो पाकिस्तान के साथ, तो मोहसिन हसन खान कहते हैं, वो बात भी ठीक से नहीं किया करते थे। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। आप सारा टेलर की ट्वीट की बात कर रहे हैं। उस इंग्लैंड की वेमेन की साबिक कप्तान भी हैं और ससेक्स काउंटी से वो वाबस्ता हैं। उन्होंने बड़े जबरदस्त अंदाज में रिजवान को वेलकम किया और ससेक्स काउंटी के चेयरमैन की तरफ से जो प्रेस रिलीज किया गया है, उन्होंने जो जिस अल्फाज में रिजवान की तारीफ की है, वो सिर्फ रिजवान की नहीं थी, वो पाकिस्तान क्रिकेट की भी तारीफ है। जैसे मैं बात कर रहा था कि कैलेंडर ईयर के अंदर रिजवान के इस साल 1300 रन हैं, और अगर पिछले साल जब से उन्होंने T20 क्रिकेट स्टार्ट किया है तो वो फास्टेस्ट 2000 रन T20 के अंदर बनाने में कामयाब हो गए हैं। और दिलचस्प चीज ये है कि उन्होंने मार्टिन गुप्टल का रिकॉर्ड कल तोड़ा है, एक साल के अंदर सबसे ज्यादा छक्के लगाने का। रिजवान ने कल 42 छक्के पूरे किए अपने और मार्टिन गुप्टल के 41 सिक्सर थे। और एक और चीज मैं बता दूं, इस साल कैलेंडर ईयर के ऊपर T20 के अंदर पाकिस्तानी टीम ने गो के 20 मैचेस जीते हैं, लेकिन 1300 रन रिजवान के हैं और जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर है रिजवान के बाद वो बाबर आजम है 900 रन। तो पाकिस्तान की इस साल जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी रही है। यहाँ पे जब बाबर आजम को कप्तान बनाया जा रहा था और पाकिस्तानी टीम के अंदर तब्दीलियां की जा रही थी, तो उस वक्त ये बातें हो रही थी कि ये डिजर्व नहीं करते हैं, इनको पर जिम्मेदारी डालना इनकी बैटिंग को खराब करने वाली चीज है। लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से इनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है तो इन लोगों ने परफॉर्म भी किया है। तो रमीज राजा ने इन चीजों को, हम लोग हमेशा एज ए जर्नलिस्ट चेयरमैन पीसीबी या बोर्ड के ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन मैं दाद देता हूं कि रमीज राजा क्योंकि क्रिकेटर थे, कप्तान रह चुके थे, वो साइकी समझते थे, उसने बाबर को बिल्कुल फ्री हैंड दिया है कि वो अपनी मर्जी की टीम सिलेक्ट करे। वो लीडर है और वो फ्रंट के ऊपर लीड करे। इसीलिए मिसबा और वकार को T20 वर्ल्ड कप से पहले बुला के कहा गया कि आप घर चले जाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान को घर भेजा गया था, क्योंकि ये वो सारे लोग थे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को खराब कर रहे थे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है मुदस्सिर, हमने साउथ अफ्रीका टूर और जिम्बाब्वे टूर के ऊपर 6 ओपनर पाकिस्तानी टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे। मिडिल ऑर्डर में खेलने वाला कोई बैट्समैन नहीं था। तो वो जो गलतियां थी रमीज राजा ने उनको ठीक करके बाकी प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट किया है, जिसके नतीजे हम सबके सामने हैं। बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब जो है वो जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसके हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन टीम परफॉर्मेंस और टीम का जेल होना ये बड़ा ज़रूरी है। और जितनी चेयरमैन जब रमीज़ राजा बने हैं, जितनी आज़ादी भी मिली है, जितना इख्तियार भी मिला है कप्तान को, वो भी शायद उससे पहले नहीं था। कप्तान कोचिज़ के स्टाफ के नीचे सिलेक्शन कमेटी के अंडर ही जाकर खेल रहे हैं, तो उससे भी परफॉर्मेंस का बहरहाल बड़ा असर है। तो ये चीज़ें हमें मुख्तलिफ थोड़ी सी नज़र भी आ रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर। बहुत शुक्रिया इजाज़ आप दिया। और अब देखना यह है कि आगे जो पाकिस्तान के मैचेस हैं उनके हवाले से किस तरह से यही परफॉर्मेंस बरकरार रहती है। आगे बढ़ेंगे और एक और मामला है, और वो है कराची में अस्पतालों के डॉक्टर कुछ कसाई बन गए हैं। डॉक्टर्स की लापरवाही के बायस नौजवान की टांग ज़ाया हो गई। ये एक अफसोसनाक अमल यहाँ पर पेश आया। मुतासर नौजवान ने अस्पताल के खिलाफ अदालत से रुजू किया। मकामी अदालत ने अस्पताल इंतज़ामिया को नोटिस भी जारी किया। तो IBA कराची के तालिब इल्म मोहम्मद हसन ने कराची के इलाके गुलशन इकबाल में कायम हड्डियों के निजी अस्पताल के खिलाफ अदालत से रुजू किया। ये मामला बड़ा अहम है कि डॉक्टर्स जिनके पास डिग्री मौजूद है, उनके हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, हॉस्पिटल ये क्लेम करते हैं कि वो बहुत अच्छा इलाज करना जानते हैं,
फिर सिग्नेचर भी इसलिए करवा लिया जाता है कि अगर कुछ मसला हो जाए तो हॉस्पिटल और डॉक्टर जिम्मेदार ना होंगे। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि बिल्कुल जो चीज़ हो रही है उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ जो चीज़ है वो लाई जाए। जब वो बिल्कुल गलत हो जाती है तो फिर उसकी वजह से मसाइल पैदा हो जाते हैं। बाई टांग उनकी ज़ख्मी हुई, अस्पताल वालों ने इस नौजवान के टांग की सर्जरी की और कहा कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है, लेकिन चंद दिनों बाद टांग पर काले निशानात पड़ने लग गए। मोहम्मद हसन बार बार डॉक्टर से चेकअप करवाता रहा, लेकिन डॉक्टर सब अच्छा का राग अलापते रहे, यानी जो हो गया उसको भी ठीक करने की जानिब वो नहीं आए। फिर टांग की तकलीफ बढ़ी तो हसन को ज़ियाउद्दीन के एक और प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि बैक्टीरिया पूरी टांग में फैल गया है और मजबूरन उस नौजवान की टांग काटना पड़ी। तो ये सूरत हाल रही है। इस पर हम थोड़ा सा बात कर, बड़ा एक अलमिया है कि हम सिर्फ उन लोगों को जो मेडिकल की तालीम नहीं ले चुके होते उनको हम नीम हकीम तो कह देते हैं और ख़तरा जान कहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिस डॉक्टर्स के पेशे को वो बदनाम कर रहे होते हैं, और जहां अच्छे और बेहतर हॉस्पिटल्स और बेहतर डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए भी ये बदनामी का बायस बन रहे होते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर अरसलान राजा साहब, जिन्होंने इस सारे अमल को आज सिंध हाई कोर्ट में केस भी किया, नोटिस भी जारी किया गया अदालत की जानिब से। डॉक्टर जुनैद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, जुनैद शाह साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये मामला बड़ा हो गया है, कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर इस किस्म का इलाज का तरीक़ाकार है कि अगर गलत हो गया है तो उसको फिर क्लेम भी नहीं किया जाता कि हाँ कुछ हो गया है। अगर इलाज हो रहा है तो उस इलाज में भी कहीं ना कहीं कोताही है। लेकिन बहुत से ऐसे रोज़ाना हज़ारों ऑपरेशन होते हैं, लोग कामयाब भी होते हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसी जगहों की निशानदेही होना बड़ा ज़रूरी है और उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स जितना मुकद्दस पेशा और जितना बाइज़्ज़त पेशा है, वहीं सबसे ज़्यादा मामला ये है कि हमारी जान भी डॉक्टर्स आप लोगों के हाथ में होती है कि आपकी ज़रा सी कोताही या गलती लोगों की जान या फिर जिस्मानी अज़ा की सूरत में भी ज़ाया हो सकती है। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। और बड़ा अहम नुक्ता आप लोगों ने रेस किया है और शायद के ये बहुत पहले हो जाना चाहिए इस टाइप के टॉपिक्स रेस, बिकॉज इसमें जो जान और फिर नुकसान होता है, लिम्स का नुकसान होता है, तो ये तो सारी जिंदगी समझे उस पेशेंट की अब बदल गई है। उस इंसान की आपने जो जिंदगी का रूट था उसी को चेंज कर दिया है। और जहाँ तक कि मुझे पता चला है वो एक्चुअल बात यह है शायद कि प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशंस इनकम्प्लीट थी इस केस में। और मेरे ख्याल से तो जिन हॉस्पिटल्स के पास जो इक्विप्ड नहीं है ये प्री ऑप इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए, तो इनको तुक्का नहीं मारना चाहिए, इनको पूरी अपनी रिसर्च पहले करनी चाहिए, फिर केस शुरू होता है। तो ऑब्वियसली दे हैव प्रोबेबली मिस्ड समथिंग, और जिसकी वजह से ये लिम का नुकसान हुआ पेशेंट का। इज अ यंग किड, यूनिवर्सिटी गोइंग किड, तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। लेकिन सारी जिम्मेदारी जो है इसमें उस डॉक्टर की जरूर आती है जो रिसीविंग एंड पे होता है, जो पेशेंट को रिसीव करता है। या तो आप अगर स्किल्ड नहीं है तो आप उस पेशेंट को नहीं लें अपने पास, आप जिम्मेदारी लेते क्यों हैं? और अगर आपके पास वो फैसिलिटीज नहीं है जो वो केस स्पेसिफिकली मांगता है, जिसको हमारी जबान में DSA कहते हैं, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, जिसमें पता चल जाता है कि वेसल्स तो नहीं डैमेज हुई। और ऑब्वियसली ये तो एक इंजरी है, डॉक्टर इंजरी तो नहीं करता बेचारा, वो तो पेशेंट को रिसीव करता है। लेकिन फिर जब उसने टेक ऑन कर लिया पेशेंट को, तो फिर ही शुड बी फुल्ली इक्विप्ड एंड फुल्ली लर्नेड टू कैरी आउट द प्रोसीजर। और अगर उसके बस का नहीं है तो वो पेशेंट को ले ही नहीं। लेकिन बैरिस्टर साहब भी बैठे, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको जो आपके बहुत काम आएगी इस केस में बैरिस्टर साहब। ये एक कमीशन बना था, सिंध हेल्थ केयर कमीशन नाम था, और मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिंध हेल्थ केयर कमीशन को इसमें जरूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो फिर एक बोर्ड तश्कील देते हैं और उस बोर्ड का काम ये होता है कि जो भी केस था उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके, और अगर के पेशेंट की गलती थी तो उसको बताएं, और अगर के डॉक्टर की गलती थी, हॉस्पिटल की गलती थी, तो उसको इन्वेस्टिगेट करें। तो आई थिंक यू शुड गेट इनटू द लूप ऑफ द सिंध हेल्थ केयर कमीशन, आपके बहुत काम आएगा। और जो रिलेटिव्स हैं, पेशेंट है, खुद पेशेंट है, उनको भी जाहिर है, उनको भी न्यूज़ चाहिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्या गलती हुई कि ये हुआ। फिर उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आइंदा किसी पेशेंट के साथ वो फिर नहीं होगा। तो दे हैव टू बी वेल इक्विप्ड एंड दे हैव टू बी लर्नेड इनफ टू टेक ऑन अ केस लाइक दिस। ये बहुत बड़ा इंजरी थी, आई थिंक डंपर चढ़ गया था टांग पे या हिट किया था, तो इट वाज अ बिग इंजरी एज इट इज। और फिर अगर ये मिस हैंडल हो जाए तो फिर तो इट स्पाइरल्स आउट ऑफ कंट्रोल। और फिर रिवायतन जो है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल जो है वो ये कहते रहते हैं सब ठीक है, सब ठीक है, टिल द वेरी लास्ट मोमेंट, जब
कि आप फिर कहीं और जाएं तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। बिल्कुल। एंड अप विद एन अच्छा, डॉक्टर साहब ट्रैजिक इंसिडेंट। जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिए कि मैं आपसे ये जानना कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा मामला पहले ही सर्जरी से पहले ही जो है कोई इंजरी अगर हुई है, तो क्या तरीकाकार लोगों को किस तरह से डॉक्टर्स के हवाले से, हॉस्पिटल्स के हवाले से किन चीज़ों का ख्याल रखकर फिर इलाज की जानिब जाना चाहिए, ये मैं चाहूँगा ज़रूर आप बताइएगा। लेकिन बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर अरसलान राजा साहब, ये केस आप लेकर गए हैं और ये सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ मैं जो जानना चाहूँगा, इस किस्म के मामलात होते हैं और उसके बाद दो चीज़ें हमने देखी अनफॉर्चुनेट है। एक तो सुलह सफाई का मामला हो जाता है, कोई चीज़ें हाँ जी ठीक हो गया, मामलात हो गए। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस, यहाँ तो एक इंजरी का, यहाँ मर्डर तक का जो मामलात होते हैं। अब मैक्सिमम पेनल्टी होनी चाहिए ऐसे हॉस्पिटल्स के लिए, मैक्सिमम पेनल्टी ऐसे डॉक्टर्स के लिए होनी चाहिए, उनके लाइसेंस के हवाले से होनी चाहिए। तो किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए ऐसे केसेस के अंदर? और इस वक्त जो मामलात हैं, बहुत सारे केसेस अदालतों में चल रहे होते हैं, तो क्या वजूहत हैं कि ये चीज़ आगे नहीं चल पाती है कानूनी तौर पर? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। पहले मैं डॉक्टर साहब का जवाब दे दूं कि हमने जो ये केस फाइल किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में, इसमें हमने कोर्ट से इस्तदा ही ये की है कि एक तो के डैमेजेस मिले विक्टिम को जो हसन है। इसके अलावा इसमें सेक्शन 37 की एक एप्लीकेशन होती है जो कि हम ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, जिसमें हमने कोर्ट से ये इस्तदा की है कि वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन को डायरेक्ट करें कि वो एक कमेटी बनाए और उसकी जो ओपिनियन है, जो उसकी फाइंडिंग्स है, आफ्टर एप्रिशिएटिंग ऑल द एविडेंसेस, वो कोर्ट में जमा कराएं। सब्सिक्वेंटली वो जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन की फाइंडिंग्स होंगी व्हिच इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट, वो हमारे सामने भी आएंगी, विक्टिम के सामने भी आएंगी, सब्सिक्वेंटली जजेस के सामने भी आएंगी। वो ऑलरेडी हम सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जुरिसडिक्शन को इन्वोक कर चुके हैं, लेकिन सेक्शन 37 के तहत। इसके अलावा भी हम ड्यू जो प्रोसेसेस हैं, ड्यू फॉरम जो हैं, उनको एक्सरसाइज करेंगे, व्हिच इज जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, सिंध हेल्थ केयर कमीशन में फॉर कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंसेस, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में भी हम जो है ड्यू कोर्स में जाएंगे। इसके अलावा आज ही के दिन हमने क्रिमिनल जुरिसडिक्शन को भी इन्वोक करते हुए एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22A एंड B फाइल की है, जिसमें हमने कोर्ट से ये सदा किया कि ये जो डॉक्टर सो कॉल्ड डॉक्टर उसामा बिन ज़िया हैं, इनके खिलाफ FIR लॉन्च की जाए फॉर क्रिमिनल नेग्लिजेंस। और इसी तरह जो TO क्लिनिक के ओनर हैं डॉक्टर खान शाहजमान, उनके खिलाफ भी FIR लॉन्च की जाए। तो ये सारे फॉरम जो है हम अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जो केस हमने फाइल किया है, जो सूट फाइल किया है ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम, इसमें हमने पहले कोर्ट को सेटिस्फाई किया है एज टू द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द केस एंड ऑनरेबल कोर्ट वाज प्लीज्ड टू इशू नोटिस। उसके बाद नोटिस अदालत ने किया। ये बड़ा ज़रूरी है कि इस किस्म को फौरी तौर पर रोका जाए, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि ये फिर जो है चीज़ों को वो लीस्ट बॉदर हो जाता है क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के लिए भी। अच्छा, हमारे साथ ये विक्टिम है मोहम्मद हसन है, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी वालिदा भी मौजूद हैं। हसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी और आपकी वालिदा के भी। ये एक बड़ा अजीब मामला है इस वक्त जो है, वो क्या सिचुएशन है? मैं पहले हसन आपसे जानना चाहूँगा, आपकी अब एक टांग ज़ाया हो गई है, आप तो ख़ुद एक स्टूडेंट थे, तो इस वक्त क्या सिचुएशन है आपके सेहत के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी जी जी। सिचुएशन मेरी ये है कि फ्रॉम 6 नवंबर ऑनवर्ड्स मैं अभी तक, इवन राइट नाउ, अभी जो मैं बैठा हुआ हूँ, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है बैठने में। तो फ्रॉम सिंस दैट डे मैं शदीद तकलीफ़ में हूँ। जब से मेरा लेग एम्प्यूट हुआ है तब से अभी तक प्रोसीजर्स इस पे चल रहे हैं ताकि इसको प्रॉपर प्रोस्थेटिक के लिए तैयार किया जाए, तो अभी तक मैं तकलीफ़ में हूँ। उसके अलावा मैंने जो है, मेरे वालिदैन ने जो है मुझे पूरी कोशिश करके मुझे बेहतरीन तालीम जो है वो दिलवाई है। IBA का ग्रेजुएट हूँ मैं। तो अब मेरा वक्त आया था कि मैं इन लोग को पे बैक करता हूँ। मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया था माशाल्लाह, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप अप करता है। एंड दिस हैपेंड कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से आई हैड टू लूज़ माई लेग। एंड मेरी सिर्फ़ और सिर्फ एक मोटिवेशन है इस वक्त यहाँ तकलीफ़ में कैमरे पे आने की, वो ये है कि मेरे साथ जो चीज़ हुई है, मेरे साथ बहुत लोग का सपोर्ट है। मुझे बोल न्यूज़ ने लाइव भी लिया है, मुझे
बैरिस्टर अरसलान राजा जैसे लोग जो हैं प्रो बोनो मेरे केसेस भी लड़ रहे हैं, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं कर पाते, जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं हो पाती, और उन लोगों की वजह से मैं चाह रहा हूँ कि जो चीज़ मेरे ऊपर बीत रही है ये किसी और के ऊपर ना बीते। सिर्फ इस वजह से ये मेरी मोटिवेशन है, मैं कैमरा पे लाइव आया। बिल्कुल, ये बड़ा एक अहम पॉइंट आपने जो बात की है। आपका तो बस ये एक कह लें कि गलत सी एक किसी की गलती जो है उसका खमियाजा आप भुगत रहे हैं, लेकिन इस किस्म का मामला ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं ये बड़ा अच्छा हो कि इस किस्म को फौरी चीज़ों को रोका जाए। वालिदा आपके साथ मौजूद है। बहुत मुश्किल होता है कि जवान बेटा जो है उसको आप सहारा देकर खड़ा कर रही हों, तो इस वक्त जो हसन की हालत है, जो आप लोगों की हालत है, यकीनी तौर पर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में होंगे आप लोग। तो ये जो कुछ हुआ, आप लोगों ने उस वक्त डॉक्टर के साथ बात नहीं की कि आपने पहले कुछ कहा फिर उसके बाद किया और अब मेरे बेटे की ये हालत कर दी? डॉक्टर्स ने आपको क्या कहा था? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, इस वक्त हम लोग जिस तकलीफ़ और अज़ियत से गुज़र रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि हर माँ और हर वालिदैन अच्छी तरह जान सकते हैं कि वो अपने बच्चे को आज के दौर में, आज के इस मुश्किल दौर में किस तरह परवरिश करी होगी। हमने भी बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किलों से अपने बेटे को पाला, बड़ा किया। एक ही बेटा है मेरा, 3 भाइयों का, 3 बहनों का लाडला भाई है, चहीता ख़ानदान का। इतना मेरा फर्माबरदार बच्चा, इतना नेक बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हर कोई हसन के नाम से मतलब उसको प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा है मेरा, और बहुत ही नेक दिल है। कोविड में भी इसकी सारी हमदर्दी गरीबों के साथ थी। राशन बांटना, मुख्तलिफ़ ग्रुपों के साथ मिलके दिन रात अपनी भी एजुकेशन, उस वक्त इसके एग्ज़ाम भी चल रहे थे फ़ाइनल, और फिर रमज़ान हो तो इफ़्तार पे दस्तरखान लगाना पुल के नीचे कहीं भी। तो मतलब बहुत इसके पास एक जज्बा था शुरू से ही कि ये कुछ करे। तो मैं जब भी काबिल बनूंगा। हसन की जो है वो एक टांग ज़ाया हुई है, लेकिन हसन का दिल दिमाग वैसे ही मजबूत रहेगा। और इस चीज़ को, ये जो एक हुई है, ना तो ये महरूमी बनेगी ना माजूरी बनेगी इंशाल्लाह हसन की, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, और बेस्ट असलान को भी मैं और शुक्रिया अदा करूँगा, डॉक्टर जुनैद शाह साहब का भी, कि एक बड़ा ज़बरदस्त इसको फौरी किया जाए ताकि ये चीज़ों को रोका जा सके, इस किस्म के अमल को। आप तमाम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अदालत जो है वो फौरी तौर पर इंसाफ भी ऐसे मामलात में देगी।